बच्चों, आज हम बात करेंगे वनस्पतियों में होने वाले लैंगिक प्रजनन के बारे में। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन किस तरह से होता है, इस प्रजनन को समझने के लिए सबसे पहले हम गुड़हल नामक फूल के भागों के बारे में समझते हैं और उन भागों के बारे में समझने के बाद हम प्रजनन किस तरह से होता है यह भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वनस्पतियों में जो पुष्प होता है यानी जो फूल होता है वही लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई कहलाता है। पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं, जैसे कि यहाँ आकृति में आपको नज़र आ रहा होगा। 4 चक्र जो हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं? दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, पुमंग है और जायांग है। इस तरह से कुल 4 चक्र होते हैं, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है इसे अतिरिक्त चक्र में रखा जाता है और पुमंग और जायांग जो होते हैं ये आवश्यक चक्र में इन्हें रखा जाता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज का काम क्या है? ये पुष्प के आंतरिक भाग जो होते हैं यानी अंदर के जो भाग होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। बाह्य दलपुंज यहाँ पर बाह्य दलपुंज देखिए आपको हरे हरे रंग का दिखलाई दे रहा है, तो इसके जो घटक दल हैं वो पिच्छक कहलाते हैं और इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। दलपुंज के जो घटक दल होते हैं, ये जो दलपुंज के घटक दल हैं जैसे कि आपको यहाँ पंखुड़ी की तरह दिखाई दे रही है, तो यही पंखुड़ी होती है जिनका रंग अलग अलग होता है। अलग अलग फूलों में पंखुड़ियों का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, पुमंग और जायांग जो है, जो बचे हुए 2 दल हैं यानी कि पुमंग और जायांग, ये दोनों प्रजनन का काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुमंग के अंतर्गत हमें क्या दिखाई दे रहा है? पुतंतु और परागकोश दिखाई दे रहा है और जायांग के अंतर्गत यहाँ हमें दिख रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय। ठीक है, यहाँ पर पुमंग जो है ये पुष्प का नर दल माना जाता है और जायांग जो है ये पुष्प का स्त्री दल माना जाता है। पुमंग के घटक दल को यानी इस पूरे ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं पुंकेसर, और ये जो बीच में हरे रंग की आकृति दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। तो पुंकेसर में बच्चों हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? पुंकेसर में हमें एक पुतंतु दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ परागकोश दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ जो इस तरह से ट्यूब गई है यहाँ पर ये पुतंतु है। ये ट्यूब जो है ये यहाँ पर पुतंतु है और पुतंतु के ऊपर इस तरह की जो आकृति दिख रही है ये परागकोश है। ठीक है, तो पुंकेसर में एक पुतंतु होता है और एक परागकोश होता है। अब परागकोश के अंदर भी 4 भाग होते हैं जिसे कोष्ठक कहते हैं। परागकोश के अंदर 4 भाग होते हैं जिसे कोष्ठक कहते हैं। अब कोष्ठक, इन्हीं कोष्ठकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण यहीं पर परागकण तैयार होते हैं। जब परागकण तैयार हो जाते हैं उसके बाद परागकोश जो है वो फूट जाता है यानी कि फट जाता है और उसके बाद अंदर से परागकण जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब परागकण यहाँ पर निर्मित हो गए हैं। अब हम स्त्री केसर की तरफ देखेंगे। स्त्री केसर जैसा कि मैंने बताया ये बीच में जो हरे रंग का भाग है इसे स्त्री केसर कहा जाता है, जिसमें हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो ये 3 भाग होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पुष्प की क्या रचना है। अब ये जो गुड़हल का फूल हमें दिखाई दे रहा है इसमें हमें दोनों चक्र दिखाई दे रहे हैं यानी कि पुमंग और जायांग। इसलिए ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है जिसमें दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण जब भी आपको कभी पूछा जाए कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है तो आपको वहाँ पर उदाहरण में लिखना होगा गुड़हल। ठीक है, एक लिंगी जो पुष्प होता है जिसमें केवल पुमंग चक्र उपस्थित होता है या किसी एक लिंगी पुष्प में केवल जायांग चक्र, एक ही चक्र उपस्थित होता है। यदि केवल पुमंग उपस्थित होता है तो हम उसे नर पुष्प कहते हैं और यदि किसी पुष्प में केवल जायांग उपस्थित होता है तो उसे हम मादा पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब पुष्पों में आधार के लिए एक वृंत होता है, जैसे कि हमें यहाँ आधार स्वरूप में यहाँ वृंत दिखाई दे रहा है।
ये देखिए इस तरह से। तो ये जो वृंत होता है इसे पुष्पाधार या पुष्पवृंत कहा जाता है। जिन पुष्प में यह वृंत होता है उन्हें वृंती पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंती पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में ये वृंत नहीं होता है उन्हें स्थानबद्ध पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानबद्ध पुष्प। तो इस तरह से हमने देखा कि फूलों की रचना कैसी होती है और किस किस प्रकार के पुष्प जो हैं वो उपस्थित होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वनस्पतियों में प्रजनन जो है, ये जो फूलों में प्रजनन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संभव हो पाती है। तो बच्चों जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर हमने ऊपर देखा, बीच में जो हरे रंग का भाग था वो स्त्री केसर था। उसी का डायग्राम यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें आपको हरे रंग का जो बीचों बीच का भाग है ये स्त्री केसर है। ठीक है, तो यही आकृति को आगे हम इलैबोरेटेड फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए ये स्त्री केसर की आकृति दिखाई दे रही है जिसमें नीचे की ओर अंडाशय है, ऊपर वर्तिकाग्र है और बीच में हमें दिखाई दे रही है वर्तिका। तो अब प्रजनन किस प्रकार से होता है बच्चों? स्त्री केसर में जो भी बीजांड उपस्थित होता है, बीजांड कहाँ पर उपस्थित होता है? अंडाशय में। तो यहाँ पर जो भी बीजांड उपस्थित होता है उनके अंदर अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है जिससे भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, बीजांड उपस्थित होता है जिससे भ्रूणकोश तैयार हो जाता है और हर भ्रूणकोश में एक अगुणित अंडकोशिका और 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। फिर से ध्यान रखिए, स्त्री केसर के प्रत्येक बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन होने से पहले भ्रूणकोश तैयार होता है, यानी भ्रूण रखने के लिए कोश तैयार होता है। हर भ्रूणकोश में एक अगुणित अंडकोशिका और 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं भ्रूणकोश के अंदर। अब हम आगे की बात करेंगे। परागण प्रक्रिया जब हो रही होती है तो आपको पता होगा पराग कोश में ऊपर परागण बन रहा था, कोष्ठक में, कोष्ठकों में तैयार होता है परागकण। उसके बाद परागकोश फूटता है और परागकण वहां से निकलता है। वही परागकण यहाँ स्त्री केसर में ऊपर टॉप पर सबसे पहले स्त्री केसर के मुख वाला जो भाग है यानी वर्तिकाग्र है वहां पर स्थानांतरित होकर पहुंचते हैं और उसके बाद यहीं पर वो अंकुरित होते हैं यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही परागकण अंकुरित होते हैं इससे 2 पुयुग्मक और एक दीर्घ पराग नलिका निर्मित होती है। आपको देखिए दूसरे चित्र में आपको एक लंबी सी पराग नलिका बनती हुई और 2 छोटे छोटे पुयुग्मक जो हैं वो दिखलाई दे रहे हैं। ये कैसे 3 चीज यहाँ पर कैसे बनी? 2 पुयुग्मक और एक दीर्घ पराग नलिका। ये परागकोश के जो परागकण यहाँ पर आए और अंकुरित हुए स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, वहाँ पर अंकुरित होने पर उनका रूपांतरण 2 पुयुग्मक में और एक दीर्घ पराग नलिका में हुआ। अब पराग नलिका इन 2 पुयुग्मकों का वहन करती है यानी कि ये जो पुयुग्मक हैं वो अब नीचे की ओर यहाँ सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तीसरे चित्र में पुयुग्मक नीचे की ओर पहुंच चुके हैं। इसके बाद पराग नलिका वर्तिका से होती हुई ये कहाँ पर पहुंची? बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। वही भ्रूणकोश जो पहले निर्मित हो चुका था बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन के द्वारा जो भ्रूणकोश निर्मित हुआ था, वहां पर ये पुयुग्मक जो है 2 पुयुग्मक वो पहुंचते हैं। अब ये 2 पुयुग्मक जब पहुंचते हैं तो पराग नलिका में से निकल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? पराग नलिका का जो अंतिम सीरा होता है वो फट जाता है जिससे दोनों पुयुग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं। पराग नलिका का अंतिम सिरा क्या होता है? फट जाता है जिससे दोनों पुयुग्मक भ्रूणकोश में प्रविष्ट करते हैं। इसमें से एक पुयुग्मक स्त्री युग्मक के साथ संयोग करता है जिससे युग्मनज की निर्मित होती है और इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। आपको ध्यान होगा 2 पुयुग्मक यहाँ पर आए हैं भ्रूणकोश में, जिसमें से एक
पुयुग्मक की जो संयोग होता है उसका स्त्री युग्मक के साथ होता है, यानी अंड कोशिका के साथ होता है, जिससे युग्मनज की निर्मित होती है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये तो एक पुयुग्मक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। दूसरे पुयुग्मक का क्या होता है? दूसरा पुयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संयोग करके भ्रूणपोष तैयार करता है। भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष भ्रूण के पोषण के लिए आगे चलकर उपयोग में लाया जाता है। अब वो दो ध्रुवीय केंद्रक क्या है? या ध्यान होगा, जब भ्रूणकोष बना था तो उसमें एक अगुणित अंड कोशिका थी और दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक थे। तो जो अगुणित अंड कोशिका है वो पुयुग्मक के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रही है? युग्मनज तैयार कर रही है। और ये जो दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक बने थे भ्रूणकोष में, वो दूसरे पुयुग्मक के साथ संयोग करके भ्रूणपोष बना रहा है। अब भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष जो है, जो भी वहाँ पर भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है और उसके बढ़ने से भ्रूण बनता है, उसके पोषण के लिए भ्रूणपोष का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में दो पुयुग्मक भाग ले रहे हैं। एक पुयुग्मक युग्मनज तैयार करने में और एक पुयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संयोग करके क्या करने में? भ्रूणपोष बनाने में। क्योंकि दो पुयुग्मक भाग ले रहे हैं इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा फलन कहते हैं। ये आपको हमेशा इस तरह से पूछा जाता है कि आवृत्तबीजी वनस्पतियों में दोहरा फलन जो है उसे स्पष्ट करो। तो दोहरा फलन स्पष्ट करने के लिए आपको इन आकृतियों की सहायता से इस प्रक्रिया को स्पष्ट करना होता है। अब आगे चलकर क्या होता है? इसके बाद जो बीजांड थे, बीजांड और उनका रूपांतरण बीज में हो जाता है और जो पूरा का पूरा अंडाशय जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे अंडाशय का रूपांतरण फल में हो जाता है। अंडाशय का रूपांतरण फल में और बीजांडों का रूपांतरण बीज में होता है। ठीक है, और जैसे आप सेब आप सोच सकते हैं, सेब आपको पता होगा, वो जो फल होता है, बाहरी फल होता है, वो एक्चुअली में अंडाशय होता है और जो अंदर बीज उपस्थित होते हैं वो बीजांड होते हैं। उन्हीं बीजों का आगे चलकर जब हम अंकुरण करते हैं तो उससे नए पौधे की निर्मित होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है।